अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आजकल जूं घड़ी की सुई रात के 12 के करीब पहुंचती है ना, तो मुझ समेत हर पाकिस्तानी का दिल ज़रा घबराने सा लग जाता है। दिमाग में एक जंग सी छिड़ जाती है, और ये अपने लिए नहीं होता बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए कि न जाने कितना बड़ा पत्थर आज वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाया गया होगा, और वो सिर्फ हमारे लिए उसको अपने सीने पर रखकर दर्द सहकर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाएंगे। पिछले एक हफ्ते के दौरान डीजल तकरीबन 60 रुपए और पेट्रोल 25 रुपए महंगा हो चुका है। लेकिन हुकूमत को तो छोड़िए जनाब, मुझे तो ऑपोजिशन भी कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, अगर बात उनके लीडर पर आ जाए तो फिर तो ऐसा एहतजाज करते हैं कि पूछे ही मत। आवाम के लिए ना निकलने वाली पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती थी, लेकिन उसको इजाज़त नहीं मिली। अब सवाल यह है कि जो हुकूमत अपने इत्तेहादियों को जलसे की इजाज़त नहीं दे रही, क्या वो अपोजिशन को तहरीक चलाने की इजाज़त देगी कि जिसका ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 5 अगस्त को करने जा रही है? क्या मौलाना भी अपोजिशन के साथ एक स्टेज पर नज़र आ सकते हैं? आज के ये सवालात हैं और इनके जवाबात ढूंढने की जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे। वलीद इकबाल साहब अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वलीद इकबाल साहब, ज़रा बात का आगाज़ आप लोगों से करते हैं ना सर। ये बताइए मुझे कि इस वक्त बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, क्योंकि आप ऑपोजिशन की इस वक्त सबसे बड़ी जमात हैं। पिछले 5 रोज़ में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, कहीं पर आप लोग अवाम के बात की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वलीद इकबाल साहब, ये हिकमत अमली है आपकी पार्टी की या हिकमत अमली की नाकामी है? नहीं जी, मैं यहाँ क्या बैठा कर रहा हूँ जी, ये तो आपकी राय है। सिर्फ मैं क्या आवाम की नुमाइंदगी या उनके जज्बात की अक्कासी करने नहीं बैठा हूँ। अभी मेरी बातें सुनिएगा तो सही, अगर आपको इजाज़त मिले लोगों तक पहुँचाने की। इनको आप मुझे पूछें कि किन चीज़ों पे आपने सारे जिक्र किया है कि ये पेट्रोल की कीमत जो है, ये पहले तो बड़े डाके मारते थे लोगों की जेबों पे, अभी छोटे छोटे डाके करते करते ये एक एक दिन के छोटे छोटे डाके जेबों पे मारते मारते आपने बताया ना 60 रुपए तक जो है ये चला गया सिलसिला डीजल का, पेट्रोल की कीमतों का जो सिलसिला है। मुल्क जो है इनसे संभाला नहीं जा रहा जी। कश्मीर में अलहदा से इतना अवाम सरापा एहतजाज हैं, बलूचिस्तान में रोज़ हमले हो रहे हैं, लोग मकामात ऐसे हैं जहां लोग जा ही नहीं सकते। ये तो हाल है यहाँ पे। और केपी के अंदर दहशत गर्दी के रोज़ हमले हो रहे हैं। और आपने मुझे मुखातिब करके ये कहा कि मैं नुमाइंदगी करता हूँ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की। आप ज़रा जाके अपने क्रू को भेजें ना, सर्वे करें कि क्या हालात हैं, क्या परसीव कर रहे हैं लोग, क्या राय रखते हैं लोग मकबूलियत के हवाले से, और जो हुकूमत की जो रोज़ की जो नाअहली, उनकी नालायकी की एक दलील चलें, वो तो एक पेट्रोल की कीमत। आप देखें गंदम जो है इंपोर्ट कर रहा है मुल्क हमारा, जो कि एक ज़रूरी मुल्क है, वो स्कैंडल अपना अलहदा से, शुगर के मामले अलहदा से चलते रहे हैं अपने अपने वक्त पे। वो सिंध के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में किस तरह से जो है वहाँ के अवाम जो है सरापा एहतजाज हुए हैं, जहाँ पे मेरिट का कत्ल हुआ। वलीद इकबाल साहब, आपकी बात मैंने बड़ी तवज्जो से सुनी है, और मैंने इंतहाई आजिज़ाना सवाल आगाज में किया था कि आपकी हिकमत अमली कहीं नजर नहीं आ रही है। खान साहब की रिहाई के हवाले से आप लोग जलसे करें, बिल्कुल आपका हक है, आप लोग एहतजाज करें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन जो अवामी मसाइल है उनके ऊपर आपके एहतजाज, आपके जलसे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नजर नहीं आती, जो आपके दौर में आपकी ऑपोजिशन जमातें रोजाना की बुनियाद पर किया करती थी। ये आपको शायद नज़र नहीं आ रही जी, मैं तो रोज़ देखता हूँ जी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही होती हैं, और मैं आपको आके भी अपनी जो है यहाँ पे राय दे रहा हूँ। और मैं आपको सारा जिक्र कर दिया है कि किन किन मामलों के अंदर जो है अपना, और ये सिर्फ एक छोटी सी मैंने चंद मिसालें दी हैं। अभी तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं उसके ऊपर चलने लग पड़ा अगर, तो ये आपका प्रोग्राम का टाइम क्या है, ये 3-4 प्रोग्राम और जो है पूरी रात निकल जाएगी इसके ऊपर जी। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी, हिकमत अमली हमारे पास बिल्कुल है जी, मंदुखेल साहब आप ये देख लें जी। ठीक,
आप सर वो देख आप भी लें समझ कि गए और मैं हमारे भी समझ साथ गई हूँ कि हम क्या बात करें। हमारे साथ मंदुखेल साहब क्या होता से है। सवाल करके मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले ये फरमाइए, खान साहब के दौर में जब 150 रुपए हो गया था पेट्रोल, तो आप लोगों ने लॉन्ग मार्च निकाला था। अब जीबी में इलेक्शन का मसला हुआ, आप लोगों ने धमकियां दी, नहरों वाला मामला हुआ तो बॉर्डर वो वाला बंद करने की बात हो गई, बंद हो भी गया। लेकिन जब अवाम की बात आई है सर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं नजर आ रही है उस तरह से। बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा। क्या आपको नहीं पता कि इस वक्त यकीनन हुकूमत के जनाजे को हमने कंधा दिया हुआ है, मगर अपोजिशन का किरदार भी तो हम ही अदा कर रहे हैं। चाहे पेट्रोल के ऊपर बात कर लो, चाहे सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह बढ़ाने की बात करो, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम की बात करो, चाहे बाकी जो मसाइल है। कहाँ है पीटीआई? खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। आज तो वो भी मुतालबा छोड़ दिए, खान से मुलाकात कराओ। इसके अलावा आप मुझे बता दो, इनकी एमपीए, एमएनए, सेनेटर जो तनख्वाह ले रहे हैं, टीए डीए प्रिविलेज सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, आप मुझे बताओ आवाम की बात कहाँ की है? कोई बता सकता है? कोई फुटेज है आपके पास? सवाल ये कि हम ही तो किरदार अदा करें। अब आप ये कहेंगे कि हम हुकूमत के इत्यादि, आप सपोर्टर को इत्यादि को जो नाम दे दें, हम यकीनन हुकूमत की जो अच्छे काम है उसको सपोर्ट भी कर दे, हुकूमत की जो नाइली कोताही है लेकिन उसकी सर हम जो मजम्मत भी करते पाकिस्तान हैं, पीपल्स उनको पार्टी ने इनकार भी किया, करते जो हैं। स्टांस रखा, आप खुद मुतमईन हैं उससे? आप समझते हैं कि ये इनफ है? आपने अवामी उमंगों को जो है बिल्कुल उसके जज्बात की अक्कासी, उसकी तर्जुमानी कर दी है पेट्रोल महंगा होने पर, महंगाई की शरह बढ़ने पर? किरण मुझे एक बात बताती, मैं तो यही आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि हमने किरदार ज़्यादा अच्छा कर दिया या कम कर दिए, मगर कर तो रहे ना। ये सबसे बड़ी अपोजिशन या सबसे बड़ी मुतमईन पार्टी है अपने आप? को कहने वाला है। हाँ, आवाम की बातें कहाँ है? इनकी बातें जो आवाम के लिए कर रहा है, ये तो खान को रिहा करने वाली बात भी छोड़ दी है। खान से मुलाकात कराओ। आवाम की बातें जो उन्होंने किया है, मुझे बता दो वो फोरम जहाँ पे उन्होंने बात की है, मुझे बता दो वो टॉक शो जो उन्होंने आवाम की बातें करी पीपल्स पार्टी कर रही है। मैं ये नहीं कहता हूं आपकी कि बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन की गलती है जो कुछ इस वक्त सारा हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए। ठीक है इख्तियार साहब, जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस पिछले 4 दिनों में बढ़ी हैं, दीगर ममालिक में, मैं बांग्लादेश देख रही हूँ, भारत देख रही हूँ, दीगर ममालिक में यहाँ पर तो प्राइसेस वैसी की वैसी मुस्तहकम है। अब पाकिस्तान में हाल ये है, कीमतें भी आप बढ़ा रहे हैं लेकिन जो टैक्सेस हैं, जो लेवी है, वो वही की वही मौजूद है। सर कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए तो हमने ओगरा का नया शफाफ निज़ाम भी मुतारिफ करा दिया कि जो वहां पर मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी आपके सामने हैं, उस पर जो जहाज का किराया है वो भी आपके सामने है, जो टैक्सेस हैं वो भी आपके सामने हैं। अब इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं बनता कि मतलब आईएमएफ के आप प्रोग्राम में और टोटल 130 रुपए के टैक्सेस भी हैं हमारे सामने। जी, आप जो सारी ओगरा की चीजें बता रहे हैं तो मैं उसके साथ साथ बता रही हूँ कि 130 रुपए का जो लेवी प्लस टैक्स है, ये मजमूई टैक्स भी हमारे सामने है। देखिए, मैं तो वही आपको कह रहा हूं कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। अब इसके लिए हुकूमत जो है तो ये तो नहीं कर सकती कि आईएमएफ का प्रोग्राम तोड़ दे, वरना तो आप 4-4.5 साल पहले जो इमरान खान साहब करके गए थे इस मुल्क को दिवालिया करने का प्रोग्राम, वो कर लें। मतलब ये इतनी जो हमने ये सफर किया है डिफॉल्ट से बचने का, उस तरफ चले जाएं। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर कोई है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, हम उस तरफ जाने के लिए तैयार है। कोई भी हमें सजेस्ट करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जेयूआई हो, जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम, इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अगर सर इतनी काबिल टीम बैठी हुई है, उन्हें सजेस्ट करना चाहिए ना कि आवाम के लिए आसानी किस तरह से इस वक्त पैदा की जा सकती है कि जब दुनिया में दीगर ममालिक में मुस्तहकम है तो सिर्फ हमारे पास ही क्यों बढ़े? अब मुझे बताएं, मैं आप ही से सवाल अब मैं आप ही को सवाल दे रही हूँ, आप उसके साथ ऐड कर दें। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन एक एहतजाज के लिए निकलने की बात कर रही है, साथ साथ कल शफी जान साहब मेरे प्रोग्राम में ही कह के गए कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस बना लिया जाए मौलाना साहब की पार्टी के साथ, और मौलाना साहब भी एक मुख्तलिफ किस्म के मिजाज के साथ इस वक्त सियासत कर रहे हैं। तो अगर ये अलायंस बन जाता है, इख्तियार साहब, मुश्किल तो नहीं हो जाएगी हुकूमत के लिए? कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, ये हमारे नर्व्स जो हैं वो पहले ये आजमाए हुए हैं। हम कोई नए खिलाड़ी नहीं है कि मतलब ये कोई जत्ता वत्ता आ जाएगा, कोई धरना वरना आ जाएगा। सबसे पहले तो मौलाना साहब इनके साथ बैठेंगे नहीं, कभी भी नहीं बैठेंगे। ये मुझे पता है, ये घाटे का सौदा मौलाना साहब
कभी भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी, उनका भी मालूम है मौलाना साहब को कि वो हस्बे जरूरत और इख्तियार हस्बे साहब, तौफीक घाटे का आप इनको इसलिए इस्तेमाल कह रहे हैं कि करेंगे। मौलाना साहब के साथ जाने, मौलाना साहब के साथ ऑपोजिशन करने से जो है मौलाना साहब को कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आप इसे घाटे का सौदा कह रहे हैं? मैं, आपकी आवाज टूट रही है, मैं बात समझ नहीं रहा हूँ, जरा सवाल आप रिपीट कीजिए प्लीज। आपने कहा ना कि घाटे का सौदा होगा, मौलाना साहब उस तरफ कभी नहीं जाएंगे, तो इसलिए नहीं जाएंगे पोजीशन में बैठकर कुछ मिलेगा नहीं साथ देने से उनका? मुझे नहीं पता कि जो देखें, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका अपना फैसला है, लेकिन अगर धरना हो तो 126 दिन का धरना भी हमने बर्दाश्त किया है। 26 नवंबर और 24, 25, 26 नवंबर जैसे वाकयात भी हमने बर्दाश्त किया। 8 अक्टूबर भी हमने देखा है। हम ये सारी चीजों के साथ बड़े अब यूज टू हो चुके हैं, तो इतना इतना कोई मसला नहीं है। ऐसे में नहीं, लेकिन क्योंकि अगर घाटे का सौदा फर्ज किया, सपोज ठीक, अगर कोई मजमा आ जाए, बैठ जाए, तो व्हाट डू यू थिंक दे विल टेक ओवर? कैन दे टेक ओवर द सिस्टम? कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एहतजाज है, करे, जरूर करे, इस्तीफा कोई नहीं देगा, हुकूमत कोई नहीं तोड़ेगा, असेंबली नहीं टूटेगी, इलेक्शन नहीं होगा। तो अगर किसी ने अपनी एक्सरसाइज करनी है, रिहर्सल करनी है, अपना खून गरमाना है और अपने कारकुनों को एंगेज करना है, तो शौक से करें, बट दिस इज नॉट द वे। इस तरीके से मेरे ख्याल में चाहे कोई कितनी भी तैयारी करे, उनको नाकामी होगी, इसमें कोई कामयाबी इनको नहीं सर मिलेगी। मुझे ये आपका जुमला जो है ना बड़ा सुना सुना सा लेकिन लग रहा है कि हमारी पार्टी में किसी किस्म का, हमारी हुकूमत में इस्तीफे का कोई रिवाज नहीं है और फिर जो है वो आज एक इस्तीफा आ गया। बहरहाल बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वलीद इकबाल साहब, मुझे ये फरमाइए, अलीमा खान साहिबा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट लेकर चल रही हैं, लेकिन उधर वहां पर मुझे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, जो क़यादत है, न वो नजर आ रही है। इनफैक्ट आप लोग तो बाकायदा उसको ओन भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो सर इसकी क्या वजह है? क्यों डिस्टेंस किया हुआ है अलीमा खान साहिबा की इस मूवमेंट से? क्या उसमें खराबी है जी? बताएं। वो आइन के दायरे के अंदर अंदर है बिल्कुल जी। और नहीं तो उसमें आपकी जरा जो एक पार्टी बात के दीगर रहनुमा हैं वो भी उनके साथ नहीं है, प्लस वो ओन भी नहीं कर रहे हैं उसे, तो इसकी क्या वजह है? मैं ये पूछ रही हूँ। लेकिन मैं आपको पहली बात ये अर्ज करता हूँ कि वो खान साहब की फैमिली मेंबर है। वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना ओहदा रखती हैं और ना किसी, अभी मैं अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में शिरकत करके आ रहा हूँ, वो ना उसमें शिरकत कर रही हैं, ना कोई उसमें उनका कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बतौर एक फैमिली मेंबर के उनका पूरा हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। उनका पूरा हक है, जो कि हमेशा वो करती आ रही हैं। अडयाला जेल के बाहर जो मंगल के दिन उनके फैमिली के बारे में अदालत ऑर्डर दे चुकी है, और कितने कितने सारे ऑर्डर दे चुकी हुई है कि जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज और जिनकी नाफरमानी की जा रही है। 1085 दिन उनके भाई के नाजायज़ कैद के हैं। 1085 दिन आज हो गए हैं। उनमें 264 दिन ऐसे हैं जो कि कैद तन्हाई के हैं। दुनिया के तमाम कायदे कानून, आइन, पाकिस्तान आइन की हैसियत क्या कर दी है इन्होंने, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद वो बुनियादी हकूक तो मौजूद हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। लेकिन अगर उस पर आप उनकी बहन या उनकी बहनें, उनके कोई और फैमिली मेंबर अपनी आवाज बुलंद ना करें, कोई एहतजाज ना करें, तो आप क्या समझते हैं कि मुनासिब होगा? जी, और ये बिल्कुल एहतजाज करना और कारकुनान से आकर शहादत और आज़ादी के हलफ लेना, ये दो मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं ना। एहतजाज तो पाकिस्तान में कोई भी कर सकता है, सर सबका हक है बुनियादी तौर पर। कादिर मंदुखेल साहब, मुझे ये फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी आज लाहौर में जलसा करना चाह रही थी, ठीक सही, मीनारे पाकिस्तान पर आज जलसा करना चाह रही थी, आप लोगों को इजाजत नहीं मिली है। क्यों इजाजत नहीं मिली? क्यों नहीं हो सका ये जलसा? जी किरण ना साहिबा, न सिर्फ इजाज़त नहीं मिली बल्कि हमारे कारकुनों को ज़दको भी किया सरकारी मुस्लिम लीगियों के ज़रिए कि यहाँ से पानी निकालना है। बहरहाल ये तो मैंने कहा ना कि पंजाब हुकूमत जो ना CCD के ज़रिए चलाना चाह रही है, और बड़े फ़ख्र से पंजाब हुकूमत कहती है कि पंजाब में हमने बड़ा अमन अमान कायम करा है, यानी जो आदमी हैं उनसे कुछ नहीं पूछो, बस सर पे गोली मार दो। और पिछले दिनों में जो एक ऑस्ट्रेलियन बच्ची आई थी 11 साल, उसमें किस तरह गोलियों से चलनी करके और बड़ी बेशर्मी से कोट टाई पहन के उनका सरबराह उनके घर पहुंचते हैं, हाँ जी हमने कत्ल किए है, फिर हम ही तफ्तीश करेंगे। क्या उस सारी गोलियां, जो दर्जनों गोलियां लगी उस गाड़ी को, क्या एक आदमी ने की है? और फिर अल जज़ीरा TV का रिपोर्ट है इसके बारे में कि 2200 से ज़्यादा लोग कत्ल हो चुका है।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। तो ये सीसीडी के जरिए पंजाब को अगर इसी तरह संभालना है तो ये इनको मुबारक हो, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ मैं इख्तियार साहब से भी पूछ लेती हूँ। इख्तियार साहब, आपके पास है इत्तलात क्यों सर? ये तो इत्तेहादी हैं आपके सर, ये तो हमेशा याद इनके सहारे पे हुकूमत है आपकी सर। अच्छा, मेरे पास जलसे की इजाजत ना मिलने की कोई फर्स्ट हैंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या रीजन है, लेकिन मैं समझता हूँ डेमोक्रेट इजाजत होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और इनका मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा जलसा नहीं था, एक कन्वेंशन टाइप था जो छोटा था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, कि क्या रीजन थी। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वरना मैं अल्फन कहता हूं कि मैं बिल्कुल क्लियर कट जवाब उसका दे रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा दे देनी चाहिए थी। हमारे इत्तेहादी हैं। ठीक, फॉर्म 47 की हुकूमत है पंजाब में, ऐसा कह रही है पीपल्स पार्टी। तो कहें हुकूमत तो फॉर्म 47 की होती है। फॉर्म 47 जो है, ये जब तक आपके हाथ में नहीं होगा तो आप हुकूमत क्या, आप असेंबली का हलफ नहीं ले सकते। ये तो इमरान खान की तरफ से एक नैरेटिव पीटीआई हमेशा बनाती होती है, रिजल्ट को बदनाम करने के लिए, दागदार करने के लिए। इससे पहले ये रिजल्ट लगाया था ये आरओस के इलेक्शन है, उससे पहले लगाया था कि ये पता नहीं किसी और चीज के इलेक्शन है। सर मसला ये नहीं है, मसला फॉर्म 45 और 47 के रिजल्ट्स की बात की जाती है। अच्छा इख्तियार साहब, जब भी तनकीद होती है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, जब आप तनकीद करते हैं तो आप सिंध की मिसालें देते हैं और फिर कहते हैं कि सिंध से और पेशावर से जो लोग आ रहे होते हैं वो आके हसरत से देखते हैं लाहौर को कि इतनी डेवलपमेंट हुई हुई है, इतना काम हुआ हुआ है। अभी पिछले 3 दिन से कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पानी खड़ा हुआ है सर? सदर गोल चक्कर है, हरबंसपुरा है, मजंग चौक है, हमदर्द चौक है, पानी खड़ा हुआ है सर पिछले 3 दिनों से। नहीं है पानी खड़ा हुआ, ऐसा भी हालात नहीं है। ये पुरानी वीडियोस चला के उससे अगर बात चलाई जा रही है, ऐसे नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कंपटीशन है, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। कि आपने सिंध में इतने स्कूल बनाए हैं, हमने पंजाब में इतने स्कूल बनाए। आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी है। हमने इतने अस्पताल बना लिए, आपने कितने अस्पताल बनाए। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, सिंध में ऐसा क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ कि माजी के उस गालिब गलोच से, वो बेवकत अजाने देने से और बेवकत गालियां देने से और ओए तोए वाले लहजे के साथ, गैर मुहज्जब तरीके के साथ एक दूसरे को पुकारना, वो तज़हीक करना, उस सियासत से कम ये तनकीद, इसको मैं समझता हूँ कि इट्स अ हेल्दी कंपटीशन एंड हेल्दी क्रिटिसिज्म। इससे ये है कि आप आपस में एटलीस्ट आपका जो मुकाबला है वो काम से होगा कि कौन ऑन ग्राउंड क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। जिनकी अगर किसी ने काम किया है तो वो बता सकेंगे, नहीं किया तो नहीं होगा। लेकिन गाली कम से कम सियासत से आउट होनी चाहिए, जो हमारी अब तो वो जुमला भी बोलने का दिल नहीं चाहता सर कि डिसाइड तो फिर आवाम ने करना है। वलीद इकबाल साहब ये फरमाइए, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं सर, इसके ऐलानात होते हैं लेकिन नताइज उस तरह से नहीं मिलते, वजह क्या समझते हैं आप? मैं क्या वजह समझता हूँ जी, मैं तो पहले आपने तो कहा था ना कि हम कोई बात नहीं करते। मैं तो चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मुतालबा करूँ कि ये जो अभी 6 दिन में पेट्रोल की कीमत में 24.5 रुपए का इजाफा हुआ है, जो डीजल की कीमत में 60 रुपए के करीब का इजाफा हुआ है, इसको रोल बैक किया जाए। ये जो कोई तकरीबन ये 1700 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी है, जिसका आपने भी जिक्र किया, 80 रुपए फी लीटर वो लेवी है। तो सारा का सारा कंज्यूमर्स को, ये आम आदमी को उसका सारा बोझ जो है पास करने के बजाय अपना पेट काटे ना, इस 80 रुपए के लीटर के ऊपर जो ये पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, इसको जो है वापस करें, इसको कम करें। और ये जो डेली का प्राइस आप खुद भी तो लाहौर, आप खुद भी लाहौर के रिहायशी है ना, इस वक्त आप लाहौर में नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन डेफिनेटली जो फैमिली के लोग वगैरह वहां पर मौजूद होंगे, उन्होंने अपडेट तो किया होगा। क्या हाल है इस वक्त लाहौर का? मैं अभी अर्ज करता हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी मुतालबा है हमारा वाज़े तौर पे कि ये जो डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म है पेट्रोल का, इसको भी ख़त्म किया जाए। मैं लाहौर में मैं कल रात ही लाहौर से रवाना हुआ हूँ, मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से भी देखा है वहाँ पे। और ये आपको मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे कि ये सारे के सारे दावे जो सुथरा पंजाब वाले हैं ना, ये सब जो हैं बह गए हैं इस पानी के रेले में। एक मानसून आया है जिसमें पता लग गया है कि पानी की निकासी का निज़ाम जो है उस पर कुछ जो है तवज्जो नहीं है,
अरबों रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने अरब रुपए जो है ये ब्यूरोक्रेसी को नई अलाउंसेस दी गई हैं, यहाँ खर्च हो रहे हैं। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं एक इश्तिहारबाजी अरब के 80 ऊपर, करोड़ की। चीफ मिनिस्टर पंजाब की। अरबों रुपए जो हैं वो आप देखें ना, इश्तिहारबाजी पर नहीं खर्च हो रहे, और अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं जहाज खरीदने में, जेट। ये हाल है, ठीक। मुल्क दिवालिया हुआ हुआ है, और सही। नए नए जहाज, और फिर मलबा हमारे पे डालते हैं कि जी हम दिवालिया करके गए थे मुल्क को। अच्छा, आपका हरकतें पॉइंट अपनी आ देखें, गया, आपका पॉइंट आ हरकतें गया अपनी सर। देखें। मंदोखेल साहब, सबसे ज्यादा तनकीद जो है ना वो जब बारिशें होती हैं तो पीपल्स पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद होती है, सिंध के हवाले से होती है, कराची के हवाले से होती है। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है आप लोग को कंटेंट मिल गया है सर। लाहौर, सियालकोट, हाफजाबाद, गुजरात, दीगर शहरों में भी बारिश का पानी इस वक्त खड़ा हुआ है, बल्कि इस लेवल पे कि लोग कश्तियां चला रहे हैं वहां पे। वो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वो मरियम बीबी किसी को आवाज़ दे रही, पता नहीं शुएब कौन के भाई ये पानी कहाँ खड़ा है, तो वो पे लोग बता रहे हैं कि इधर भी खड़ा है, इधर भी खड़ा है। तो मेरे ख्याल में यही मुकाफात अमल है जो ये सिंध हुकूमत के मजाक उड़ाते थे, और एक बारिश से जो है ना उनके सारे पोल खुल गया। और ये तो किरण ना सिर्फ लाहौर की बातें हो रही है, बाकी जनूबी पंजाब तो दूर दूर तक पता ही नहीं है उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन खैर, मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ जो इख्तियार वली साहब ने पेट्रोल के हवाले से कहा कि तजवीज़ क्या है। तजवीज़ ये है कि ये अमरीका सिर्फ हमारे लिए सुपर पावर है, और ये बताओ हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान। आपका पॉइंट आ गया सर, थैंक यू सो मच। सेगमेंट के टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आप तीनों मौजूद बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो 27वीं तरमीम के बाद नैब के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। नैब केसेस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया, अपीलें, जमानत की दरखास्तें, ये भी अब आईनी अदालतें ही सुनेंगी। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद जुबैरी साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइए, नैब कानून में जो तरमीम और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसे देखें आप बहैसियत माहिर कानून? नहीं, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो देखिए, तरमीम जो आई है नैब ऑर्डिनेंस में, और उसमें एक सेक्शन 32A शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे जो अपील है, सेकंड अपील एक दे दी गई है कानून के तहत, तो सेकंड अपील जो होगी उसकी जुरिस्डिक्शन फेडरल यानी आईनी अदालत की होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट से वो पावर, अपील की जो पावर हाई कोर्ट के खिलाफ नैब केस में वो मुंतकिल कर दी गई है वफाकी आईनी अदालत में जी। तो लेकिन आप जानते हैं इसका बैकग्राउंड, मैं समझता हूँ कि उसकी तरमीम का मेन मकसद तोशा खाना केस और मुख्तलिफ केसेस जो इमरान खान के अभी आने हैं कोर्ट्स में, अपीलों में, उसको जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से खत्म करके वफाकी आईनी अदालत में कर दी गई है। अच्छा, अब ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें एक जो केस दाखिल किया गया था वो ये था कि ठीक है, सेकंड अपील जो मेन अपील है उसका फैसला तो, उसकी अपील तो होगी वफाकी आईनी अदालत में, लेकिन बेल की जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि 32A के आने के बाद मेन केस जो भी होगा उसकी मेन अपील के भी अख्तियार जो है वो वफाकी अदालत के पास है, और इवन बेल मैटर्स का भी अख्तियार अब सिर्फ और सिर्फ वफाकी आईनी अदालत के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है, और ये कोई सरेंडर और ये इस तरह की बात नहीं है। जुरिस्डिक्शन ले ली गई है यहाँ से लेके एक वफाकी अदालत में दे दी गई है, वफाकी आईनी अदालत में। सर, पहली अपील कौन, हाई कोर्ट सुनेगा या फिर यहाँ पर भी आईनी बेंचेस ही देखेंगे इस मामले को? देखिए, पहली राइट ऑफ अपील जो है वो तो सेक्शन 32 में होता है, 32 में होता है, वो जो है उसकी पावर जो है वो तो हाई कोर्ट के पास होगी। फर्स्ट करें हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट करता है उनकी अपील, मतलब उसकी सेकंड अपील जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब वफाकी आईनी अदालत में जाएगी। जुबैर साहब, क्योंकि आपने भी कहा ना सर कि अलीमा खान समेत पीटीआई के कई रहनुमा हैं जो कह रहे हैं कि नैब केसेस में तरमीम इमरान खान की वजह से हुई है, तो सर सवाल यहाँ पे मेरा ये कि सुप्रीम कोर्ट सुने या आईनी अदालत मामला सुने, पीटीआई को एतराज किस वजह से?
देखिए हो सकता है पीटीआई को ये एतराज हो, क्योंकि ये देखिए ना, ये जो नई वफाकी आईनी अदालत है, ये तो नतीजा ये जो 26 और 27वीं तरमीम के नतीजे में एक नई अदालत बना दी गई है, और उनके जो जजेस हैं वो इस वक्त सिर्फ सदर वजीर आजम की मुशावरत से अपॉइंट हुए हैं। तो वो समझते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है उनको इतना एतमाद ना हो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, इस वजह से वो कह रहे हो। और देखिए जो तरमीम भी की है, देखिए बेसिक लॉ होता है कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो होती है ना, कोर्ट कहता है ये सही नहीं होती किसी एक आदमी के लिए कोई अमेंडमेंट कर दी जाए, ये बेसिक उसूल होता है कानून का। तो यहाँ इमरान खान साहब के लिए एक अमेंडमेंट की गई है। चलें आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सिचुएशन चल रही है, इस पर बात करने के लिए मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान है डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा, माहिर आलमी उमूर की, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सबसे पहले डॉक्टर शाज़िया, मुझे ये फरमाइए, मुसलसल 13 रोज़ हो गए हैं हमलों के बाद। कल पहली रात थी कि जब अमरीका और ईरान ने एक दूसरे को निशाना नहीं बनाया, और फिर कल ये खबर आई कि ओमान का वफ्द ईरान पहुँचा है। अल जज़ीरा ने भी खबर दी कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, पेशगी शर्त भी रखी गई है, खलीजी ममालिक पर हमले लाजमी रोकने होंगे। क्या कहा जा सकता है कि अब मामला जो है वो दोबारा फिर से मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? मामलात जो हैं वो एस्केलेशन लैडर पे दोनों ही चढ़े हुए हैं और चीज़ों को एस्केलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर हर मसले का हल जो है वो निगोशिएटेड सोल्यूशन से ही होना होता है। पाकिस्तान ने प्रपोज किया है, एक हफ्ता पहले तक हमारे पास जो खबरें थी वो पाकिस्तान ने अपने अलाइज और पार्टनर्स के साथ मिलकर कुछ प्रपोज किया था, और वो खबर जो है वो मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद पता चला जी उनके प्रपोजल में है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो हॉस्टिलिटी को बंद करें, और साथ में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान उसका इंतज़ाम संभालता रहे, मगर इनडिस्क्रिमिनेटली तमाम कार्गो वेसल्स को स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने दे। जिस पे ईरान का कहना ये था कि वो इसके बारे में सोचेंगे, और अमेरिका का ये कहना था कि ये MOU जो है उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, तो इसकी जो है जितनी जुजियात हैं, जितनी क्लॉजेज हैं, उनको दोबारा से जो है वो लिखा जाए। फिर ईरान की तरफ से खबर आई कि जी हमें भी मंजूर नहीं है, हमें भी ये MOU नया चाहिए। तो बात ये है कि दोनों जो हैं वो फिलहाल ये समझ रही हैं कि शायद इस जंग को ज़्यादा अरसे तक चलाया जा सकता है। ईरान का ये ख्याल है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उनका विक्ट्री टारगेट जो है वो सिर्फ ये है कि वो बर्दाश्त कर लेंगे, सरवाइव कर लेंगे, सह लेंगे। यही उनकी अकलौती जीत है, और इसमें वो कामयाब हो जाएंगे बावजूद इसके कि उनका नुकसान बहुत होगा। अमेरिका के लिए जो जीत है वो बहुत डिफरेंट है। उनको बाज़ औक़ात ये समझ भी नहीं आती कि जीत वो किसको कह रहे हैं। एक्सप्लिसिटली तो वो कभी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, कभी कोई और बात करते हैं, लेकिन इम्प्लिसिटली तो ईरान जो है उसको बाल्कनाइज करना या वहाँ पे कोई अपनी पपेट रिजीम लेके आना। मगर ईरान जो है शाज़िया साहिबा, विक्ट्री तो वो अपनी जून से ही बार बार जो है वो क्लेम कर रहे होते हैं ना कि हम जीत चुके हैं इस सारे मामले में। अब मुझे फरमाइए कि अमेरिका के किरदार की आप बात करेंगे तो अमेरिका इल्ज़ामात भी साथ साथ लगा रहा है। पहले भी उन्होंने चाइना के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए थे कि जी वो अहम शख्सियात पर इनफैक्ट उस पर पाबंदियां भी लगा दी थी। अभी फिर अगेन रशिया के हवाले से भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, चाइना के हवाले से भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनकी मदद, ईरान की बाकायदा मदद की जा रही है, या सेटेलाइट इमेजेस वगैरह फराहम की गई हैं जो वो टारगेट कर रहे हैं, वो रशिया मदद कर रहा है। तो इन इल्जामात को आप किस तरह से देखती हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो बहुत देर से वो अगर ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने काफी देर कर दी है। ईरान और ईरान की हेल्प के लिए चाइना और रशिया बहरहाल वहां मौजूद हैं, और ईरान जो है वो चाइना की बेहदूर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट इमेजिंग भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें चाइना की तरफ से बिल्कुल वो मुस्तरद कर रहा है। उसकी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो फ्रंट फेस पे आके बिल्कुल इसमें नहीं आते। अगर कोई ये कहे कि इस पूरे MOU और इस पूरे के पूरे जो निगोसिएशन के पूरे स्ट्रक्चर में चाइना जो है वो शामिल है और हर काम उसकी मशावरत से किया जा रहा है, तो ये बात भी जो है थोड़ी अजीब लगेगी। लेकिन बहरहाल ये ग्लोबल साउथ और नॉर्थ की आपस की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो मेन टारगेट है वो तो चाइना ही है। चोक पॉइंट्स बंद करने हैं तो चाइना के लिए करने हैं। अगर स्टेट ऑफ मलाका को बंद करने की बात हो रही है तो चाइना के लिए हो रही है, और अगर ईरान को कलेक्ट्रल बनाना था वीकेंड वॉर पे तो चाइना के लिए बनाना था। पीयर कंपेटिटर तो वही है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रशिया के साथ तो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान की ऑलरेडी है, जिसके अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट नहीं है, बट बहुत से जो है कार्गो प्लेन्स जो हैं वो लैंड करते ही रहते हैं, चाइना से भी और रशिया से भी, और लीक्स आती ही रहती हैं। दोनों नहीं मानना चाहते, उनकी मर्जी है, लेकिन ईरान जो है वो अकेला
इस तरह से चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, क्योंकि अच्छा मेरी डॉक्टर ये साहब, भी क्या आपने अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि स्ट्रेट्स की अब बात कर दी, तो ये फरमाइए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले, कल इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अगर अब दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज गुजरा हुआ और उसके ऊपर अगर ईरान की तरफ से अटैक किया गया तो जो उनके मुंजमद असासे हैं वहां से उनका नुकसान पूरा किया जाएगा, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ईरान की तरफ से उस पर एहतजाज किया गया, लेकिन फिर हमने देखा कि अमरीका ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज को निशाना बनाया है। तो ईरान ने बजाय इस पर रिटेलिएट करने के उन्होंने सलामती कौंसिल को खत लिखा, अपना एहतजाज इस पर रिकॉर्ड करवाया। कैसे देखती हैं ये धमकी क्या कारगर साबित हुई है? ये नहीं, अमेरिका की धमकियां जो हैं, जब धमकी देने पे कोई भी फरीक आ जाता है, इसका मतलब ये होता है आम जिंदगी में भी और खास इस तरह की हालात में भी, कि उसके पास फिर अब करने के लिए और कुछ नहीं है। धमकी देने का क्या मतलब है कि बिल्कुल हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप कर लीजिए, आपको किसी ने रोका तो नहीं हुआ, आप करना भी चाहते हैं तो माइनस न्यूक्लियर आप सब कुछ कर भी चुके हैं। अब आप मुसलसल जो हैं वो डायनामाइट उन पर फेंकते जा रहे हैं, जो कि उन कंक्रीट के पहाड़ों के अंदर से जा भी नहीं सकते, उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं रहे हैं। आप फुट सोल्जर लाना चाह रहे हैं, आप भोला के दे ले, आपने क्या कर लेना है? आप धमकी से तो कोई काम नहीं चलता। इधर से वो एक धमकी देते हैं, इधर से ईरान जो है उसको रेसिप्रोकेट करता है, और रेसिप्रोकेसी में गल्फ का जो है वो हशर बुरा होता जा रहा है। पूरा रीजन जो है वो एक अजीब केओस में है कि अब हम क्या करें। अगर ईरान से कहें कि आप थोड़ा सा जरूरी है कि दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आएं और दोबारा मामलात मुज़ाकरात के जरिए ही, मुज़ाकरात के थ्रू ही हल हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया। अमरीकी सदर ने एक और कोई मुआहदा किया है और उसे मशरूत करने की कोशिश की है, क्या डिटेल्स है इसकी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। 2 दिन पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक जौहरी मुआहदे की मंजूरी दे दी, जिस पर अमरीकी और सऊदी वजीर तवानाई ने दस्तखत किए। मुआहदे का मुकम्मल मतन जारी नहीं किया गया, लेकिन इस मुआहदे पर दस्तखत के एग्जैक्टली चंद घंटे बाद ही अमरीकी सदर ने जौहरी मुआहदे को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से मशरूत कर दिया। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के बयानात पर फौरी तो कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन अल शर्क ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले जौहरी ताउन मुआहदे के मतन में इसराइल के साथ ताल्लुक मामूल पर लाने के हवाले से कोई शर्त शामिल नहीं है। खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि रियाद अब भी इस पॉलिसी पर कायम है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी की गुंजाइश मौजूद हो सकती है, जिसे अमरीकी सदर ने मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त नहीं होगी। ये जौहरी प्रोग्राम सिर्फ बिजली की पैदावार और दीगर गैर फौजी मकासद के लिए होगा, हथियार बनाने के लिए नहीं। मुआहदे पर इसराइल की तरफ से खदशात का इजहार किया जा रहा था और साबिक इसराइली ओहदेदारों ने तशवीश का इजहार किया था कि यह मनसूबा सऊदी अरब को जौहरी हथियार तैयार करने के काबिल बना सकता है। लेकिन इसराइल के वजीर इक़्तिसादियात ने कहा कि अगर सऊदी अरब जौहरी तवानाई को सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करे तो इसराइल को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अब से यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ट्रंप का इब्राहिम अकॉर्ड से मुतल्लिक बयान सऊदी अरब को प्रेशराइज करके इस हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ करने के लिए है, क्योंकि सदर ट्रंप अपनी पहली सदारती मुद्दत ही से सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहदा करने की कोशिश कर रहे थे। साबिक सदर जो बाइडन ने भी ऐसे मुआहदे को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और वो भी चाहते थे कि इसे इब्राहिम अकॉर्ड से मुंसलिक किया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया था। सालों से जारी ये मुआहदा सऊदी अरब के लिए इतना अहम क्यों है? तो इसका जवाब हमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पिछले चंद सालों में दिए उससे मिल जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि सऊदीया जौहरी हथियार हासिल करने का मंसूबा नहीं रखता, लेकिन अगर ईरान ने जौहरी क़ुव्वत हासिल कर ली तो वो भी जल्द इसी रास्ते पर चलेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।